अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। बेटे थोड़ी सी ना हिम्मत करके वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट ना साथ कर लेना, वरना नहीं किए तो फिर अगस्त में नहीं होने आपसे। तो थोड़ा ओखा सोखा हो गया, कर लें। मैं वैसे उसमें होमवर्क नहीं दे रहा, सब कुछ क्लास में ही चल रहा है, लेकिन कर लें, उसको डिले ना करना। आज है क्लास, आज भी है क्लास, मैंने कल बताया था। है निकल नहीं है 4 दिन क्या? नहीं भाई आज है, कह रहा हूं है। कल एक सवाल पार्ट बी और सी कहा था आपको करने को। पार्ट ए मैंने कर दिया था, पार्ट बी और सी कहा था करने को। तो फिर किया होना चाहिए था। एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, मार्जिनल की बनानी है। तो सेल्स तो दी ही हुई है, और मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फर्क किस बात का है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का तो फर्क है नहीं, इसलिए वो तो वहीं से देख के दोबारा लिख लेंगे। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के अंदर एडमिन सेलिंग खर्चों का फर्क है, सेल्स का फर्क है। तो वो जो बनी बनाई इनकम स्टेटमेंट है, वहीं से सेल्स एडमिन सेलिंग तो वहीं से देख के लिख लें। फर्क है सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का। तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की फिगर्स हैं उनको मार्जिनल बनाना हो तो उनमें से फिक्स्ड पोर्शन माइनस कर दें। ओपनिंग के अंदर 4200 वाला शामिल है, और एससीओ जीएम और क्लोजिंग के अंदर 4226 वाला शामिल है। तो ये किया है बस, और आपने इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछें, अगर किया है। कुछ नहीं पूछना। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन यही है। अच्छा, इस पे ना एक थ्योरेटिकल डिस्कशन का सवाल आया था, जस्ट कॉन्सेप्चुअल सवाल था। तो इस तरह के सवालों में ना देख के ये परेशान नहीं होना होता कि ये तो सर ने कभी कराया ही नहीं ऐसा, आंखें बंद दिमाग बंद, पेपर आपका दाव पे लगेगा। तो इसलिए इस तरह से छोड़ देना ये बेवकूफी है। आता तो है तो पूछा तो उसी में से कहीं है, अब उसका जवाब बनाना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, ऑटम 22। पढ़ लीजिए, करता हूं। ऑटम 22 इस चैप्टर में पहला ही सवाल बनाया है मैंने, प्लूटो लिमिटेड। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं डिस्कस।
जी पढ़ लेंगे तो मैं करता हूं डिस्कस। जी पढ़ लिया। अच्छा, इस चैप्टर में मैंने इसको डाला था एक तो पार्ट बी की वजह से, क्योंकि जो कल मैंने आपको बोर्ड पे सवाल पार्ट ए कराया था, तो ये वही पार्ट बी वही है, कंप्यूट द बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो बजटेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को कंप्यूट करने का फार्मूला तो नहीं है, तो फिर ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो जो कल पार्ट ए किया था ना, बिल्कुल ये पार्ट बी वही है, इसलिए मैंने इस चैप्टर में डाला हुआ है। और ये जो पार्ट ए है, ये आप ओवरहेड्स का एक कॉन्सेप्चुअल सवाल कह सकते हैं। यानी मैं पार्ट ए के बारे में नहीं कह सकता कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल है कि किसका है, बस एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो पहले पार्ट बी करते हैं, पार्ट ए उसके बाद देखते हैं। पार्ट बी बिल्कुल कल की तरह बजटेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पूछे हैं, पिछले साल के भी और करंट ईयर के भी। और वही वाली लाइन बिल्कुल देखें जो कल समझाई थी 700 रुपए वाली, पहले टेबल के नीचे लिखा हुआ है पीएल हैज अ पॉलिसी ऑफ रिवाइजिंग इट्स ओएआर फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्या शायर कहना चाह रहा है शेर में कि जो एक साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, हम उन्हीं को अगले साल के बजटेड कह देते हैं। इस सवाल में खामी यह है, जो शायद किसी ने गौर भी ना की हो, आपको जो नॉर्मल कैपेसिटी बताई हुई है वो आर्स में है, आर्स, जबकि हमने सवाल आगे फिर अप्लाइड निकालने के लिए यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। कल वाले सवाल में बताया हुआ था कि एक यूनिट के लिए 6 घंटे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो अजम्पशन लेनी पड़ेगी, और क्या सेफ अजम्पशन है कि एक यूनिट के लिए 6 घंटे लगते हैं, फिर 1 घंटा। इस अजम्पशन पे सवाल सॉल्व करना पड़ेगा कि एक यूनिट के लिए 1 मशीन आवर लगता होगा। ये मैं कर रहा हूं जी ऑटम 22, और क्योंकि कल वाले पार्ट ए की तरह है, इसलिए पहले पार्ट बी कर रहा हूं, प्रायर ईयर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स पिछले साल के कैसे निकालें? हाँ जी, पिछले साल के लिए क्या हिंट अवेलेबल है? पिछले साल का ओएआर दिया हुआ है, तो उल्टा चल लेते हैं। फिक्स्ड ओएआर इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, इस सवाल में बजटेड या नॉर्मल? नॉर्मल। ये कितना है? 200 पर आर पर यूनिट। एक ही बात है, हमने अजम्पशन ले ली कि एक यूनिट में 1 आर लगता है। ये डिवाइडेड बाय नॉर्मल 45,000, तो ये निकला है जी बजटेड 9 मिलियन। और पिछले साल के एक्चुअल ढूंढने के लिए कोई हिंट उल्टा चलने का? अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड दिया हुआ है कि ओवर अप्लाइड? अंडर, ये एब्जॉर्ब्ड अप्लाइड ही होता है, तो अंडर अप्लाइड दिए हुए, तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल का डिफरेंस अंडर अप्लाइड होता है। और आपको सवाल में अंडर अप्लाइड बताए हुए हैं 420, और अप्लाइड निकाल लेते हैं हम OAR इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 44, 88000000, और अंडर का मतलब है कि ये कम है 920, कुछ गलती होगी 9220
000। ये हो गया प्रायर ईयर। जी जी, अप्लाइड निकालने के लिए OAR इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन ना, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल अप्लाइड होता है OAR पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो वो 44 है। कंपनी की उसी पॉलिसी की वजह से अब इस साल के बजटेड कितने होंगे, वो जो पिछले साल के एक्चुअल थे, 9220,000,000। यहां तक पहुंचे फिर एक्चुअल करते हैं। यहां तक अच्छा, आप देखें बेटे देखें, मैंने ना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया सारा, आगे भी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जितने सवाल करते हैं समझा भी रहा होता हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेट के सवाल क्लास में डिस्कस हो सके थे उसी फॉर्मेट के ही सवाल लाजमी आएंगे, कुछ डिफरेंट बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे यहां पर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए कल वाला तरीका नहीं चल पाएगा, यानी ये वाला तरीका नहीं चल सकेगा। कैसे पता नहीं चल सकेगा? क्योंकि अब थोड़ी कोई अंडर ओवर अप्लाइड दिया हुआ है, अब हमें फिर सवाल के डेटा को देख के फैसला करना है। पहले पैराग्राफ में नॉर्मल कैपेसिटी बताई, टेबल के अंदर पिछला साल बताया। अब आगे क्या है? ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। और अगर आप इन तीनों पॉइंट पे गौर करेंगे तो ये तीनों काम कुछ ऐसे हुए हैं जो हमने सोचे नहीं थे, तो बस और कुछ नहीं कहा। तो हमने जो सोचा था वो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स थे, और अब ये तीनों वो काम हुए जो हमारी सोच के बरक्स हो गए। तो इन तीनों ऐड करने तो एक्चुअल एफर्ट बन जाएंगे। इन तीनों को ऐड कर लें बस। बजटेड से ये चेंज हुआ है तो हम बजटेड में ये एडलेस करके एक्चुअल तक पहुंचेंगे। ये ऐसे होना सवाल। तो पॉइंट नंबर वन का तो एफओएच से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि ये तो फैक्ट्री वर्कर्स को ओवर टाइम के पैसे दे रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो ये तो वैसी साइड में हो गया। किसी को ना समझ आया हो कि ये ओवर टाइम है, लिखा हुआ है फैक्ट्री वर्कर्स, तो ये डायरेक्ट लेबर है। पॉइंट नंबर 2, बिजली के बिल बढ़ गए, ये फिक्स्ड एफओएच है, तो ये गवर्नमेंट ने बिल बढ़ा दिया, यानी इससे ज्यादा हो गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें ऐड हो जाएगी 3 लाख। पॉइंट नंबर 3, मशीन में एक फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से उसको रिपेयर करवाना पड़ा, है टू बी रिपेयर। ये पास्ट है सब, एक्चुअली ये हो गया, 3 मिलियन का खर्चा हो गया, ऑल्दो इसमें इंश्योरेंस वालों से 28 रिकवर भी हो गए। तो ये सब बजट में नहीं सोचा हुआ था, ये हो गया हमारी सोच के खिलाफ। तो इस पॉइंट 3 का क्या करूं? 2 लाख यहां ऐड हो जाएगा। 3 मिलियन हुआ था लेकिन 2.8 रिकवर हो गया, तो 2 लाख। तो एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच बन गए
9720, ये है पार्ट बी। क्या हो गया? ये कौन लगा गया यार? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओके, अच्छा अब पार्ट ए ना एक बहुत ही डिफरेंट सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। मैं तो उसको बता ही देता हूं और ट्रिप भी बता देता हूं कि उसको कैसे करेंगे तो ज्यादा कंट्रोल रहेगा। लेकिन 2-3 मिनट खामोशी से आप लोग ना अपने हिसाब से सोचें, आपस में नहीं, खुद सोचें, एक दूसरे से डिस्कस ना करें कि आप पार्ट ए का आंसर किस तरह से करते। लिखनी तो अंग्रेजी है, ब्रीफली एक्सप्लेन तो इंग्लिश ही लिखनी है, लेकिन आप इन तीनों पूछ ये रहा है कि फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स, यानी 1 2 3, ईच ऑफ द अबव अलग अलग डिस्कस करना है। और अलग अलग डिस्कस करने का मतलब जब आप पॉइंट 2 डिस्कस कर रहे हैं तो पॉइंट 1 3 नहीं हुए, वे सिर्फ पॉइंट 2 है जो हुआ है। तो अगर ये हुए तो इसका अंडर ओवर अप्लाइड एफर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पहले सब खुद अपने तौर पे जबानी सोच लें, फिर मैं तो उसका तरीका बता ही दूंगा। चलें, सोच लिया। मिसाल तो जरा अजीब सी है लेकिन शायद पॉइंट कन्वे कर सकूं। अगर ये
ये मार्कर जो है ना, ये ऐसे यहां रखा हुआ है, ये मार्कर यहां मैंने रखा हुआ है। नहीं, अगर ये पूछूं कि अगर ये हाथ ऐसे मारूं तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर लैपटॉप बंद करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, पंखा तेज चला दे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो जुबानी सोचते रहे, करके देख लें, करके देख लेते हैं, गिरेगा। उन्होंने पूछा है कि इन तीनों में से एक एक के बारे में बताएं कि अंडर ओवर अप्लाइड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप जबानी सोचते रहेंगे ना, तो पहले पॉइंट का जबानी आंसर शायद किसी ने सोचा हो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एफओएच ही नहीं है, क्योंकि तो एफओएच ही नहीं है। तो इसके लिए नसीहत यह है कि तजुर्बा करके देख लें अंडर ओवर अप्लाइड कैसे निकालते हैं, और OAR इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो अंडर ओवर अप्लाइड निकलेगा। पॉइंट नंबर 1 हुआ क्या? पॉइंट नंबर 1 ये हुआ कि डिमांड आ गई ज्यादा, हमने ज्यादा काम लिया वर्कर से, उनको ओवर टाइम भी देना पड़ा, बस यूनिट्स ज्यादा बन गए होंगे, अप्लाइड का आंसर ज्यादा आ जाएगा। इस पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, तो ओवर अप्लाइड आ जाएगा। ओके। पॉइंट नंबर 2, बिजली महंगी हो गई, ये ज्यादा हो गए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ज्यादा हो गए तो अंडर अप्लाइड आ गए। पॉइंट नंबर 3, मशीन रिपेयर करानी पड़ गई, एक्चुअल ज्यादा हो गए तो अंडर अप्लाइड आए, है जी। पॉइंट 1, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, हमने लेबर से ज्यादा काम करवाया तो इसलिए उनको ओवर टाइम भी देना पड़ा। अब इस बात का इन 3 चीजों पे क्या फर्क है? OAR चेंज हो जाएगा, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड चेंज हो जाएंगे, फिक्स्ड नहीं, ये बढ़ जाएगी, ज्यादा डिमांड आ गई, ज्यादा प्रोडक्शन हो गई, तो इसके ज्यादा होने से अप्लाइड ज्यादा बनेगा, तो ओवर अप्लाइड। जी पार्ट ए। ओके, चले अब ना इसका आखिरी हिस्सा इस चैप्टर का, प्रोसेस मिक्स करते हैं इसमें। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का सवाल है और प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो गई है। यानी दोनों सवालों में जो जो किया करते थे वो सारी वर्किंग्स अपनी मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, कुछ चीजें जबानी बताऊंगा, टिप्स कुछ सामने बोर्ड पे वर्किंग करके बता दूंगा। मैं आपको दोनों के मिक्स सवाल करने की नसीहतें बता रहा हूं। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन मिक्स्ड विद प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मार्जिनल और कॉस्टिंग अप्रोच शायद चैप्टर 8 में कोई नया टॉपिक है, ये एग्जामिनर 2-3 टॉपिक मिक्स भी कर देता होता है, तो ये पास्ट में ये मिक्स करते रहे हैं। इसी तरह से इसके बाद मैंने वेरियंस का चैप्टर कराना है कल, उसमें भी प्रोसेस मिक्स कर करके सवाल बनाए हुए हैं पास्ट में, तो ये प्रोसेस जो है ना, ये मिक्स इधर उधर हो जाता होता है। चले सवाल का क्या करें, पहले अपना वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला सवाल दोहराते हैं। क्या क्या करते हैं सवाल, कैसे करते हैं? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो वही है, उसकी जगह छोड़ी, वर्किंग्स में आ गए। क्वांटिटी स्केड्यूल की वर्किंग बनती है, लेकिन इस वर्किंग में हम बैठे होते हैं फिनिश गुड्स के स्टोर में, कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करते हैं और अंडर ओवर अप्लाइड निकालते हैं, और इनसे फिर इनकम स्टेटमेंट भर देते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में चलते हैं जी। क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं मशीन के अंदर बैठ के, ध्यान से बैठे हैं। अच्छा, तो मशीन के अंदर बैठना है, और ईपी बनाते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन से हम क्या निकाल रहे होते हैं? हम इससे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, और चूंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का मिक्स सवाल है, यानी सेल्स होंगी, तो यकीनन ये आखिरी प्रोसेस का सवाल होगा फिर, तो हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं, इनफैक्ट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल रहे होंगे। और क्या निकाल रहे होंगे? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग, AL। अब हम इन वर्किंग्स को जोड़ते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल जहां भी बनता था यहां भी बनता है,
तो अब हम दो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया करेंगे। लिखें, प्रोसेस का भी बना करेगा और गुड्स का भी बना करेगा। मैं आपको सवाल कैसे हैंडल करना है इसके लिए टिप्स बता रहा हूं। तो पहली बात यह बताई है कि क्वांटिटी स्केड्यूल फिनिश गुड्स वाला भी बनेगा जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में बनाते हैं, और प्रोसेस वाला भी बनेगा जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में बनाते थे, यानी डबल वर्किंग हो जाएगी। दूसरी टिप, ईपी जैसे पहले बनाते थे अब भी वैसी बनेगी। ईपी की वर्किंग जैसे पहले करते थे वैसे ही होगी। तीसरी टिप मैं इधर आपको ना बोर्ड पे करके दिखा रहा हूं, अगर आप उसी को एज इट इज नोट करके समझ रहे हो कि हाँ बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसकी ना कोई तशरीह कर लेना अपने अल्फाज में। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करते थे, मटेरियल कॉलम और कन्वर्जन। अब नसीहत यह है कि कन्वर्जन हम तोड़ देंगे, ये अब 3 कॉलम बन जाएंगे, कन्वर्जन टूट जाएगी। इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। अच्छा ये सेम होंगे क्योंकि है तो कन्वर्जन ही ना। कॉस्ट पर यूनिट निकल आई, और मैं आपको चूंकि समझाना चाह रहा हूं तो इसलिए मैं ना मिसाल ले रहा हूं। कॉस्ट पर यूनिट निकल आई 20 रुपए, 12 रुपए और 3 रुपए। ये हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे करते थे वैसे किया, बस कन्वर्जन को तोड़ दिया। लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का भी तो सवाल करना है, तो हम अपनी इसी की हुई वर्किंग को थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके, चाहे यहीं पर ब्रैकेट बना के कर लें, चाहे इसके नीचे दोबारा से लिख लें, मटेरियल 20, वेरिएबल कन्वर्जन 12, 32 और फिक्स्ड कन्वर्जन 3, 35। तो जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग की करते थे वैसे ही करें कॉस्ट पर यूनिट, बस कन्वर्जन को तोड़ लें। और ये करने के बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के लिए इसको समराइज करके ये शक्ल भी बनानी पड़ेगी। तो कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग दोनों का मर्जर होकर कुछ इस तरह की मेहनत बन जाएगी। नहीं नहीं, कन्वर्जन बस बहुत है।
नोटेड। अच्छा, एक ना अभी सवाल बना के कराता हूं, तो उसको करा के जब सामने सोल्यूशन आ जाएगा ना, फिर मैं आपको इसके हवाले से एक टिप बताऊंगा, ये अंडर ओवर अप्लाइड। अभी इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, सवाल की फिगर सामने आएंगी तो बताऊंगा। और अगली टिप ये लिख लें कि वो जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन वैसी बनाएंगे जैसे बनती है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन वैसी ही बनाएंगे जैसे बनती है। और जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, वो है जो हम इनकम स्टेटमेंट में सीओजीएम के सामने लिखेंगे। दोबारा ठहरे ठहरे ठहरे, दोबारा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हमें दो बनानी पड़ेंगी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन दो बनानी पड़ेंगी। मार्जिनल का सवाल करते हुए अलग, एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए अलग। क्यों भाई? मार्जिनल का सवाल कर रहे होंगे तो हम 35 थोड़ी लेंगे, 32 लेंगे। एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए 35 लेंगे। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन दो बनानी पड़ेंगी, मार्जिनल के लिए अलग और एब्जॉर्प्शन के लिए अलग। लिख ली? अगली बात, अगली टिप लिखें। ये जो आपने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली होगी, ये इनकम स्टेटमेंट के फेस पे सीओजीएम में जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना ली, उसमें जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली होगी वो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे सीओजीएम बनेगी। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है। तो वो जो आपने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली है, वो इनकम स्टेटमेंट की टर्म्स में वो सीओजीएम है। और जो कॉस्ट ऑफ एएलएजी निकाला है आपने एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए, वो जीपी के बाद लिखना है, और मार्जिनल का सवाल करते हुए ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद लिखना है। दोबारा कॉस्ट ऑफ एएलएजी निकाल लिया, ये कहां से निकला? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब इसको कहीं तो दिखाना है इनकम स्टेटमेंट में, तो अगर एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जीपी के बाद, और मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद। मैंने वैसे वो प्रेफर उसको कर दिया था कल, जब बोर्ड पे भी सवाल किया था, जो कॉस्ट ऑफ सेल के डब्बे के अंदर अंडर ओवर अप्लाई डाला था, क्योंकि वो एंट्री से टैली बनता है ना। मैंने आपको एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट की सिर्फ शक्ल इसलिए दिखा दी थी कि वो भी एक शक्ल है, वरना प्रेफर आप रखें कॉस्ट ऑफ सेल के डब्बे वाले लिखने वाले को। अगली टिप, अगली टिप, जब आप रिकंसिलिएशन बनाएंगे जी, पिछली टिप मैंने ये बनाई है कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ एएलएजी तो निकालते हैं ना, तो अब उसको भी तो कहीं लिखना है इनकम स्टेटमेंट में। तो एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए वो जीपी के नीचे लिखना है, और मार्जिनल का सवाल करते हुए ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के नीचे लिखना है। आखिरी टिप यह है कि जब रिकंसिलिएशन बनाएंगे, वैसे तो रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट ऑलरेडी इस बात को कवर किए हुए है, लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा, जब रिकंसिलिएशन बना रहे होंगे तो उसमें हम लोग दोनों इन्वेंटरीज का फर्क ले रहे होते हैं, और वो फर्क किसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो वो जो हमने फर्क लेना है वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का भी लेना है और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का भी लेना है। रिकंसिलिएशन में इन्वेंट्रीज का फर्क लेते हैं, किसकी इन्वेंट्रीज? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की। तो वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का भी फर्क रखना है, वर्क इन प्रोसेस का भी लिखना है। क्यों? क्योंकि वर्क इन प्रोसेस में भी तो फर्क है।
और अगर ये बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी सवाल सॉल्व करने लगा हूं तब लिख लेना। और 4-5 लाइनें छोड़ के जो आपने इसके बारे में लिखना होगा, बस टिप्स खत्म। एक सवाल खुद बना के करा देता हूं और एक पास्ट में आया हुआ है, 1 या 2, तो मेरा खुद बनाया हुआ सवाल लिखें। जी लिखाऊं? ओपनिंग स्टॉक्स लिखें, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक। ये किसी एक ईयर का सवाल है, 2023 का सवाल है, चलें 2023 का डाटा है। ओपनिंग स्टॉक लिखें पहले, ओपनिंग स्टॉक की हेडिंग दे दें। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक्स बता रहा हूं पहले है ओपनिंग फिनिश गुड्स। यूनिट्स हैं इसके 6000 और इसकी टोटल कॉस्ट है 3 लाख रुपए, 300,000। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 20% रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड एफओएच, यानी एब्जॉर्प्शन का सवाल कर रहे होंगे तो 3 लाख है, मार्जिनल का सवाल कर रहे होंगे तो इसका 80% ले लेंगे। ये हो गया ओपनिंग फिनिश गुड्स। फिर लिखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, 3000 यूनिट्स हैं, 70% कंप्लीट। है जी, वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स हैं, 70% कंप्लीट है। अच्छा, जो क्लास में रिपीटर बैठे होते हैं ना और पिछला रजिस्टर खोला होता है, तो हाँ ये पिछला वाला ही सवाल है, तो आप बेशक सवाल दोबारा ना लिखें लेकिन सॉल्व दोबारा जरूर कर लेना साथ साथ। क्या लिखा है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स हैं, 70% कंप्लीट हैं और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है मटेरियल 60,000, 60 वेरिएबल कन्वर्जन 45,000 और फिक्स्ड कन्वर्जन 25,000। मटेरियल 60,000 है, वेरिएबल कन्वर्जन 45,000 है और फिक्स्ड कन्वर्जन 25,000 है। ये हो गया ओपनिंग का सारा डाटा। अब आए करंट पीरियड कॉस्ट्स। करंट पीरियड कॉस्ट्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 660,000, 6,60,000 और ब्रैकेट में 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 4,999,50 और फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट 99,990। फिर लिखिए नॉर्मल लॉस 0 नहीं है। एक्चुअल प्रोसेस लॉस, एक्चुअल प्रोसेस लॉस 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स और क्या रह गया? क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक्स लिखें। फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स और वर्क इन प्रोसेस 2,400 यूनिट्स,
2400 यूनिट्स। वर्क इन प्रोसेस कितना बताया? ये है 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 80 रुपए, 80। टोटल एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट्स, टोटल एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट्स 250,000, 250, 2.5 लाख। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 40% वेरिएबल, 40% वेरिएबल है। और FIFO मेथड है, FIFO मेथड। और हमसे रिक्वायर्ड है मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन दोनों की इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन। तो इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन के लिए 2 पेज छोड़ के वर्किंग 1, क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल अब हम बना रहे होंगे 2। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जी 3000, मशीन के अंदर बैठ जाएं, शाबाश। इनपुट 30,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400, मशीन के अंदर जा नहीं रहे आप लोग। और एब नॉर्मल लॉस 250, तो आउटपुट बन गया 30,350। चलें बाहर आ जाएं, फिनिश गुड्स के स्टोर में चलें। जी ओपनिंग 6000, प्रोडक्शन ये प्रोसेस से आउटपुट तो ये प्रोड्यूस होके स्टोर में आया ना, ये वाला 30,350, क्लोजिंग 4000, तो सेल्स आ गई 32,350। अच्छा मैंने ना वैसे इस बात को इतनी लिफ्ट कराई नहीं, लेकिन वैसे ये कॉन्सेप्चुअली मटेरियल नहीं, कोई पिछला कॉस्ट होनी चाहिए थी, P1 कॉस्ट। तो खैर है, चले, क्योंकि आखिरी प्रोसेस का सवाल है ना, तभी तो फिनिश गुड्स बन के बिक रही हैं। FIFO है, FCO है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000। कन्वर्जन के 2 कॉलम यहां नहीं बनाने, कॉस्ट पर यूनिट में बनाने जी। कन्वर्जन में 3900, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 30350 माइनस 3000 27350, 27350। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल पूरा और कन्वर्जन अधूरा 75%, 2400 और 1800। लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई, तो पूरा ही होगा 250
250 250 30 30,000 30300। इसी को रीअरेंज करके तो मटेरियल 22, वेरिएबल कन्वर्जन 16.5, 38.5 और फिक्स्ड कन्वर्जन 3.3, 41.8। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन में काम आएगी बात, तो मैं तो फिर उस स्क्रीन को वहां ले जाना है। ये किस लिए किया? स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन में हमने कन्वर्जन भी तो लाइन लिखनी है ना, तो मार्जिनल का सवाल करते हुए ये यूज करेंगे, एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए ये यूज करेंगे। मार्जिनल का सवाल सॉल्व करते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, बीडी 60 के साथ बस 45 मिलाएंगे, 105, और कन्वर्जन में 900 इंटू 16.5, 14850, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 27350 इंटू मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं 38.5, 105 2975, 1172825। क्या जी, कौन सी फिगर बताएं? वर्क इन प्रोसेस में मैंने आपको मटेरियल, वेरिएबल कन्वर्जन, फिक्स कन्वर्जन 3 फिगर्स बताई हैं। मार्जिनल का सवाल करते हुए फिक्स को नहीं लेंगे ना, तो वेरिएबल वाली ले ली मैंने। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल 2400 इंटू 38, अरे नहीं भाई 22, और कन्वर्जन
1800 इंटू 16.5 52800 82500। ये हो क्या रहा है? हाँ जी, टू 50 इंटू 30 9625 बस। एब्जॉर्प्शन का सवाल। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब बीडी लिखते हुए हम 60 और 45 और 25 भी लेंगे। 130,000 कन्वर्जन 900 यूनिट्स इंटू 19.5 820 19.8 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 27350 इंटू 41.8 1143 230 129 1050। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल तो यही है, कन्वर्जन में अब 1800 इंटू 19.8 52800 356 88440। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 250 इंटू 41.8 10450। अच्छा जी, अब आपका होमवर्क क्या आप समझ तो गए होंगे? क्या यही सवाल दोबारा पूरा करें सॉल्व? ये तो मैंने किया है, लेकिन मैंने सारी कैलकुलेशंस कर दी हैं। अब आपने इनकम स्टेटमेंट बना के रिकंसिलिएशन भी बनानी है। कल फिर मैं सामने सॉल्व करके तो फिगर्स टैली करा दूंगा। और कल ही फिर इंशाल्लाह ये सॉल्व नहीं, बी पार्ट आपने करना है, टॉक का पार्ट 2 हाँ इंशाल्लाह, और अगला जो है वो चैप्टर कल इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।